हाँ बच्चों, आज कक्षा 8 में हम विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उप विषय नागरिक शास्त्र पाठ 2 देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। देश की सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, इसका परिचय देते हुए मैं आपको कुछ पिछली घटनाएं बताता हूं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ हमारे देश में पाकिस्तान के तुरंत अटैक के बाद हमें इस बात पर विचार करना पड़ा। यानी उससे पहले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा चलता था, किंतु 47 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया और उसने आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसने कश्मीर को अपने राष्ट्र में मिलाने की चेष्टा की। हमारी देश की सुरक्षा कैसे हो इसलिए और पड़ोसी देशों से कैसे संबंध बने, मित्रता के संबंध बनाए जाएं, इसके लिए हमारे देश को सोचना पड़ा। हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद देश की अंतरिम सरकार ने इस पर विचार किया। आक्रमण के बाद जब पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली आए और उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री, उस समय के जो गृह मंत्री थे तत्कालीन वो वल्लभ भाई पटेल थे, उनसे बातचीत की। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 3 रियासतें भारत में ऐसी थीं जिन्होंने भारत में और पाकिस्तान में दोनों मिलने से इनकार कर दिया। एक थी कश्मीर, एक थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में आता है। ये तीनों रियासतों ने कहा कि हम ना भारत में विलय होंगे और ना पाकिस्तान में, हम तीनों स्वतंत्र रहेंगे। किंतु वल्लभ भाई पटेल की साहस, निर्भीकता, कूटनीति आदि के कारण हमारे देश की सारी बिखरी हुई लगभग 562 रियासतों को हमारा एक सूत्र में पिरो करके भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। ये वल्लभ भाई पटेल की देन थी। हैदराबाद पर बमबारी करके उसको इस प्रकार से बाध्य कर दिया कि उसने भारत में मिलना स्वीकार किया। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो डर के वजह से पाकिस्तान भाग गए। वोटिंग संग्रह हुआ तो जनमत संग्रह में भारत के साथ जूनागढ़ के जनता ने चुनाव में भाग लिया तो उसको भारत में मिलाया गया। किंतु कश्मीर राजा हरि सिंह ने कहा हम नहीं मिलाएंगे। अब जब आक्रमण किया तो इतनी सशस्त्र सेना वहाँ की नहीं थी, पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुस चुकी थी, तो वो दिल्ली आए और उन्होंने शरण मांगी, सहायता मांगी। तो हमारे प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो उप गृह मंत्री भी थे उस समय और उप प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं दोगे तब तक हम अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने आनन फानन में जल्दी में पूरा कश्मीर भारत के नाम विलय कर दिया और जब विलय कर दिया नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार से हमारी सेना को लेकर के जम्मू कश्मीर के सहायता के लिए वल्लभ भाई पटेल स्वयं गृह मंत्री अपनी सेना के साथ संचालन में गए। उस समय कश्मीर के जो कबायली लोग थे जो पाकिस्तान से मिले थे, वो आक्रमण कर रहे थे, उनको पीछे खदेड़ दिया। 2 भागों पर हमने कब्जा किया और जिस भाग पर वहाँ पाकिस्तान की सेना थी, जब वहाँ पहुँचे तब उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का फ़ोन पहुँच गया
कि बस सेना को यहीं रोक दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री ऐसी गलती ना करते तो जो पाकिस्तान में पीओके भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर का, वो हमारे देश का अंग होता, क्योंकि वो लिखित में हमारे पास है, बैनामा हमारे नाम है और उसका मौज पाकिस्तान ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से आदेश के बाद रुकना पड़ा। अब आगे के लिए अपने देश की सुरक्षा कैसे हो, इस पर भी विचार करना पड़ा। इसके लिए हमारे देश में 3 सेनाएं काम करती हैं। तो सैन्य संगठन एक तैयार किया गया, सैन्य संगठन, उसमें 3 कड़ी हुई, यानी 3 थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो ये 3 सेनाओं का गठन किया गया और इन 3 सेनाओं में तीनों सेनाओं के ऊपर जो सर्वोच्च सेनापति है वो हमारे देश का राष्ट्रपति को बनाया गया। तो हमारे देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, वो तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ कमांडर होता है। ये चलता रहा, किंतु वर्तमान समय में अभी मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में 2019 में जब मोदी का दूसरा कार्यकाल हुआ तो इन्होंने इन तीनों सेनाओं को एक और चीफ देने की स्थापना की, यानी उसका नाम है CDS, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद दिया गया और ये हमारे उस समय के भूतपूर्व जनरल बिपिन रावत को दिया गया। तो बिपिन रावत इस समय हमारे CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष हैं, यानी वो तीनों सेनाओं को एक साथ वार्ता करके और उनकी निगरानी करते हैं, उनके कुछ प्रशिक्षण भी देते हैं और आगे बढ़ाना का काम करते हैं। तो तीनों सेनाओं के ऊपर ये एक पद और नया सृजित हुआ 2019 में। और इसी प्रकार से अब जो तीनों सेनाओं में यह थल सेना, तो थल सेना में बहुत सारे कोरें होती हैं। इनमें पहले होती है तोपखाना, डिफेंस यानी तोपखाना के बाद में है तोपखाना आर्मी, फिर इन्फेंट्री और मेडिकल कोर, ये सब इसी में होती हैं। इन तीनों सेनाओं के थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के जो मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में स्थित हैं, यानी तीनों के मुख्यालय, तीनों सेनाओं के मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो थल सेना है इसका एक मुख्य अध्यक्ष होता है जिसका पद है जनरल, यानी थल सेना के अध्यक्ष को हम जनरल कहते हैं, ये पद है उसका। जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य एक पद है, अध्यापक पद है, तो ऐसे ही थल सेना का सबसे बड़ा जो पद है वो है जनरल। और इस समय हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष के जो जनरल हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे शॉर्ट में कहते हैं। तो ये इस समय वर्तमान समय में जनरल है हमारे देश के, यानी थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ दूसरी है नौसेना, नौसेना यानी जल सेना। तो इस जल सेना में भी इसकी 3 कमानें होती हैं, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान, ये 3 भागों में बटी हुई है। तो अब इसका जो सबसे बड़ा पद है उस पद का नाम है एडमिरल। क्या नाम है? एडमिरल। तो एडमिरल इस समय हमारे देश के जो एडमिरल हैं, यानी जो नौसेना के एडमिरल कहलाते हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, वह है करमबीर सिंह। तो वर्तमान समय में करमबीर सिंह हमारे नौसेना के एडमिरल हैं। इसी प्रकार वायुसेना, तो वायुसेना में सबसे जो बड़ा पद है वो होता है एयर चीफ मार्शल, यानी एयर चीफ मार्शल। वर्तमान समय में हमारे देश के एयर चीफ मार्शल जो हैं वह राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल हैं। तो ये तीनों पद तीनों सेनाओं के पद हैं, पद नाम अलग है और व्यक्ति अलग होते हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम आगे बताएंगे कि ये जो
3 आपने सेनाएं सुनी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इनके बाद में भी हमारे देश में देश की सुरक्षा के लिए कुछ अन्य संगठन भी बनाए गए हैं, जैसे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। यानी ये हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब हमारे देश की सीमाएं अन्य देश से मिलती हैं तो वहाँ उन सीमाओं पर ये जवान रहते हैं। अन्य देश के जो सेना है वो हमारे देश पर किसी समय हमला न कर दे, उसके लिए सतर्क रहते हैं। तो ये देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सीमा सुरक्षा बल। इसके बाद एक और है जो तटरक्षक संगठन। तो तटरक्षक संगठन नौसेना के अंतर्गत आता है और यह समुद्री सीमाओं में भी हमारे देश की रक्षा करने वाला एक बढ़िया और अच्छा संगठन है, जो बाह्य देशों के पनडुब्बियाँ, जहाज या किसी प्रकार से जो हमारे देश में अरब सागर की तरफ से, हिंद महासागर की तरफ से, जैसा कि हम मानचित्र में देख रहे हैं कि ये अरब सागर है, पश्चिमी कमान, बंगाल की खाड़ी पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान में ये हिंद महासागर की तरफ, ये 3 कमानें हमारी तटरक्षक जो सेना है उनके अंतर्गत काम करती हैं और हमारे देश की सुरक्षा करती हैं। इसी प्रकार अब इनसे अलग भी कुछ हमारे देश में और सेनाएं बनी हुई हैं, जैसे यह प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी। प्रादेशिक सेना, इसमें कौन होते हैं? इसमें हमारे देश के नागरिक होते हैं। उन नागरिक भी नागरिक सुरक्षा संगठन अपना बनाते हैं और सरकारी जो सेना है उनकी हर समय सहायता करते हैं। जैसे कि आपने नगरों में देखा होगा कि चौराहों पर पुलिस के तो कमांडर खड़े रहते हैं, जवान खड़े रहते हैं, किंतु उसकी सहायता के लिए कुछ नागरिक सुरक्षा संगठन के भी व्यक्ति अपना डंडा लिए हुए वहाँ रहते हैं, जो उनको इधर से उधर आने जाने में पुलिस की सहायता करते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रादेशिक सेना हमारे देश में काम करती है। और इसके साथ साथ इसका एक काम और है कि ये जो हमारे देश में जितने भी प्रतिष्ठान हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनमें भी उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस प्रादेशिक सेना की होती है। एक आता है CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। तो ये मध्य कमान के अंतर्गत आती है। इसको पूरे देश में जहाँ भी आवश्यकता होती है CRP के जवानों को तुरंत भेज दिया जाता है और इनकी पूरी बटालियन जाती है और वे भी हमारे देश की हर तरह सहायता करने में ये लगी हुई है सेना। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद में इन सेनाओं में किस समय कैसी ज़रूरत पड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए विदेश से, तो ऐसे समय में हमारे देश की सेना अन्य देशों की सेना जब भिड़ती है तो सेना का कुछ सफाया भी होता है, कुछ सैनिक मर जाते हैं। तो जल्दी में हम उन सेना में एकदम से कैसे व्यक्तियों को भर्ती करें, उसके लिए सहायता के लिए हमारे देश में एक NCC यानी नेशनल कैडेट कोर का भी गठन किया गया है। और यह इंटर कॉलेज, महाविद्यालयों में या औद्योगिक संस्थानों में जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं, उनमें कुछ ऐसे कोर्स चलते हैं जो तकनीकी कोर्स होते हैं, उनमें भी ये NCC का कोर्स कराया जाता है बच्चों को। और NCC छात्रों को साथ साथ छात्राओं को भी कराया जाता है, जिससे कि आकस्मिक समय में हमारे इस सेना में जो जरूरत पड़ने पर उनको तुरंत भर्ती कर दिया जाता है, उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पुलिस की सहायता के लिए भी एक संगठन है जिसको होमगार्ड कहते हैं। आपने चौराहों पर होमगार्ड के जवान देखे होंगे जो पुलिस की सहायता करते रहते हैं और उनको भी सारा प्रशिक्षण दिया होता है। समय समय पर वो भी हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। हमारे जो सेना का
जो सहायता करने का तरीका है, आपने किसी ऐसे आपदा के समय भी देखा होगा कि जैसे सुनामी लहरें आई, बाढ़ आई, भूकंप आया, तो ऐसे समय में हमारे देश की सेनाएं विशेष रूप से लगा दी जाती हैं और आम जनता की वो वहाँ पर सुरक्षा भी करती हैं और उनको जो खतरे से बचाती भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं सुनामी लहरों में अभी पीछे बाढ़ आई थी, उड़ीसा में बाढ़, गुजरात में भूकंप, महाराष्ट्र में भूकंप। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में ये हमारी सेनाएं जाती हैं और उनका भलीपूर्वक अपना बचाव करती हैं उनका, और उनको बचाती भी हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमारे सेनाओं का जो संगठन है, ये देश की सुरक्षा में लगा रहता है और हमारे देश की सुरक्षा होती है। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि विदेश नीति, ये भी हमारी देश की स्वतंत्रता के बाद बनाई गई। विदेश नीति का क्या है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे मित्रता के संबंध हों, क्योंकि जैसा कहावत है कि एक पड़ोसी और 100 गोती बराबर होते हैं, क्योंकि विपदा में हमें सबसे पहले अपना पड़ोसी ही सहायता कर सकता है, पड़ोसी काम आता है। इसलिए पड़ोसी से हमारे अच्छे संबंध हों, ऐसी विदेश नीति हमारी सरकार ने बनाई, जिसका हम आज तक पालन कर रहे हैं। हम अपने देशों के जो पड़ोसी देश हैं हमारे देश के, उनसे मित्रता का व्यवहार करते हैं। भले ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम मैं लेके कहता हूँ कि वो हमारे साथ हर समय गद्दारी करता है, आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से, किंतु हमारे उससे फिर भी मित्रता का भाव बढ़ाने के लिए हम उनसे आमंत्रित करते रहते हैं, उनसे मित्रता का व्यवहार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाद में गुट निरपेक्षता, यानी विश्व में हमारे जो विश्व है उसमें बहुत सारे देश हैं, किंतु उसमें 2 देश ऐसे हैं जो पूरे विश्व का नेतृत्व करते हैं। वो 2 गुट हैं। पहला गुट है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ये उत्तरी अमेरिका का एक प्रभुत्व संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र है। दूसरा गुट है रूस। रूस का जो प्राचीन नाम अंग्रेजी में था वो था USSR, सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्र संघ। किंतु USA की कूटनीति के कारण उसके भी कई टुकड़े कर दिए गए, यानी रूस के कुछ टुकड़े काट करके अलग देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिर्किस्तान, इस प्रकार से 5 भाग अलग करके उसको छोटा कर दिया गया। इसमें USA की चाल थी। तभी से ये 2 गुट और सक्रिय हो गए और अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी अपनी ओर मिलाने के लिए ये भरसक प्रयत्न करने लगे। तो एक था हमारा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका गुट, दूसरा था रूस का गुट। किंतु हमारे देश ने इस कोई से गुट में शामिल न होकर के गुट निरपेक्षता का परिचय दिया, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, किंतु समय समय पर हम उनको शांति का पाठ पढ़ाते रहेंगे और विपत्ति में उनका हर समय साथ देंगे। जैसा कि कांगो तटरक्षक, कांगो संगठन, मतलब जो तो कांगो में इस प्रकार का देश में जो अफ्रीका में है कांगो देश, उसमें बहुत बड़ी तबाही मची। तो वहाँ पर हमारे देश ने बहुत सारे डॉक्टरों की टीम भेजी, बहुत सारी दवाइयाँ भेजी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो एक पूरी संस्था बनी है UNO, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा हमारे देश ने समय समय पर विदेशों की हर तरह सहायता की है। तो हम गुट निरपेक्ष नीति का ही समर्थन करते हैं। उससे आगे चलता है पंचशील। तो पंचशील सिद्धांत की स्थापना सन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। यानी इसमें एक ऐसे 5 सिद्धांत बनाए गए जिसके द्वारा विश्व में अनेक देशों में शांति स्थापित हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पर हमारा कोई हस्तक्षेप ना हो। दूसरा, हम किसी दूसरे की देश की सीमा में कोई आक्रमण ना करें। हम पड़ोसी देशों से मित्रता और शांति का व्यवहार रखें। तो ये 5 सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए, जिनको पंचशील कहा जाता है। पंचशील सिद्धांत 1954 में बनाए गए और हमारा देश अभी तक इनका ही समर्थन करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। ठीक उसके बाद है निशस्त्रीकरण की नीति। तो एक नीति आई हमारे देश में निशस्त्रीकरण, यानी निशस्त्रीकरण यानी हथियारों की जो होड़ आजकल बढ़ती चली जा रही है,
उसको रोकना। जब हथियारों की होड़ बढ़ेगी तो युद्ध की संभावना अधिक हो जाती है, और हथियार कम बनेंगे तो युद्ध की संभावना घट जाती है। तो इसलिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण जो क्रिया थी, निशस्त्रीकरण का जो कार्यक्रम है, इसका समर्थन किया कि भाई हथियार जो होड़ है हथियारों की वो कम होनी चाहिए। किंतु फिर भी जब कुछ देश नहीं माने तो फिर हमारे देश ने भी उसको मानते हुए भी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने कुछ हथियार बनाने प्रारंभ किए। क्यों, जब कोई पड़ोसी नहीं मानता तो अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने हथियार बनाना, उनको समय पर चलाना, ये हम भी जानते हैं और करना भी चाहिए। इसके लिए 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में राजस्थान में पोखरण नामक स्थान पर सबसे पहले 1974 में एक ऐसा विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट, जिससे दुनिया को दहल गया। ये दुनिया को पता लग गया कि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। दूसरा परमाणु जो विस्फोट हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे 1998 में हुआ, और वह भी पोखरण पर हुआ। यानी स्थान पोखरण राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दूर दूर तक गांव भी नहीं है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर किसी को हानि भी नहीं होती है। ऐसे स्थान पर दूसरा परमाणु जो परीक्षण है वो किया गया, और उसके बाद में हमारे देश की सेना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश की मंत्रिमंडल ने, सरकार ने भरसक आगे बढ़ाया, प्रयत्न किया। वर्तमान समय में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने तो सेना में इतना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया कि जिसका लोहा मान लिया विदेशों ने भी। हम आत्मनिर्भर बन सकें, सेना को खुली छूट दे दी, यानी कि इतने करोड़ तक का सामान आप स्वयं खरीद सकते हैं, ऐसी छूट दी। तो जिससे कि हमारी सेना को विपत्ति के समय किसी दूसरे से आदेश लेना न पड़े, आदेश भी स्वयं ही उनको दे दिया गया कि जो आप चाहें वो करें, देश के हित में करें। तो इतना बड़ा काम, और नए नए जैसे राफेल विमान फ्रांस से लाए गए, जिनकी शक्ति बहुत होती है, और उसकी शक्ति को देख करके पाकिस्तान, चीन जैसे घबरा जाते हैं। तो ऐसे राफेल विमान खरीदे, 5400 रूस से खरीदे, और यूएसए से भी अच्छी तकनीक के हथियार खरीदे, पनडुब्बियाँ खरीदी। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो हम अपने देश की सुरक्षा स्वयं कर सकें, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय बखूबी निभा रहे हैं। और हमारा देश इस समय संसार में अच्छे नाम कमा रहा है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर है, वैज्ञानिक क्षेत्र में 3रे स्थान पर है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में एक है राष्ट्रकुल। ये क्या है? राष्ट्रकुल एक ऐसी संस्था है जो उन देशों की संस्था है जो पहले ब्रिटेन के गुलाम थे, यानी इंग्लैंड के जो गुलाम देश थे और बाद में वो स्वतंत्र हो गए। तो उन्होंने एक संस्था बनाई जो गुलाम देश थे, जो उपनिवेश थे ब्रिटेन के, और उनको राष्ट्रकुल के नाम से जाना गया। भारत भी इस राष्ट्रकुल का सदस्य है। समय समय पर इनकी बैठकें चलती रहती हैं, और आगे हम कैसा कर सकें, अच्छा कर सकें अपने राष्ट्र के लिए, इनमें संगठन होता है, बैठकें चलती हैं, और उनमें वार्तालाप होती है, और इसको आगे बढ़ाने का काम होता है। अब एक और संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में की गई, उसका नाम है दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको दक्षेस नाम दिया गया। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और इसमें इस समय 8 देश हैं। पहले जब ये बना था तो इसमें 7 देश शामिल थे। वो 7 देश कौन से थे कि आप हम देख रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये 7 देश थे। और अब वर्तमान समय में ये अफगानिस्तान जो देश है ये इसका 8वां सदस्य बन गया। तो इस प्रकार से अब ये 8 देश, फिर बताता हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका
और मालदीव, ये देख रहे हैं मालदीव। तो ये 8 देश इस दक्षेस के सदस्य हैं और इस दक्षेस की भी समय समय पर बैठकें चलती रहती हैं। ये 8 देश उस सम्मेलन में भाग लेते हैं, दक्षेस सम्मेलन होता है। तो दिल्ली में भी इसके 2 सम्मेलन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश की सरकार ने, चाहे वो पहली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बहुत कुछ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा हो सके और हमारी विदेश नीति ऐसी हो जो सबको अच्छी लगे। तो बच्चों, मैंने ये देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर एक आपको चर्चा के रूप में जो बताया, उसको ध्यानपूर्वक ये जो वीडियो हम भेजेंगे इसको आप लाइक करेंगे और दूसरों को भेजेंगे और उसको ध्यानपूर्वक लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से फिर उसके बाद हम आपको PDF भेजेंगे। वो PDF में जो प्रश्नोत्तर होंगे इस पाठ के, उनको आप लिखेंगे और याद करेंगे। द्वितीय द्विमासिक परीक्षा में ये पाठ आपका परीक्षा में भी आएगा। अभी विद्यालय निरंतर आपकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, घर बैठे प्रशिक्षण लेना, ये आप जानते हैं। अब जब विद्यालय इस प्रकार के कार्यकलाप कर रहा है तो ये आपकी सेवा में ही समर्पित है। जय बच्चों, जय धन्यवाद।